अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की चर्चा कर रहे थे। उसी के क्रम में हम आज बात करेंगे मराठा शासन की। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के बाद मराठों की सत्ता आई और ये 1741 से 1854 ईस्वी तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में राज किया और इनके शासन के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत कुछ हुआ। यह मराठा शासन मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई सा भी साल ना होगा कि इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं आए। आइए हम इन मराठों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब रघुनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ में शासन चल रहा था, उसी समय ये मराठों का सेनापति भास्कर पंत ने 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में आक्रमण कर दिया था। 1741 या 1742 दोनों ही मिलते हैं अगर आप बुक देखेंगे तो। राम कुमार बिहार जी 1741 ईस्वी बताते हैं और कई पुस्तकों में 1742 ईस्वी भी मिलता है। तो हम देखते हैं कि 1741 ईस्वी में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण कर दिया और उसके नेतृत्वकर्ता मराठों के सेनापति रघुजी भोसले, जो नागपुर में राजा थे, उस रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया। और जब छत्तीसगढ़ में इन्होंने आक्रमण किया तो उस समय दुर्ग को अपना केंद्र बनाया था और वहीं से आक्रमण की पूरी रणनीति तैयार कर रहे थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जब मराठों ने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया, आक्रमण रतनपुर में किया, क्योंकि रतनपुर उस काल में कलचुरियों की राजधानी थी। और रतनपुर राजधानी में जब मराठों का आक्रमण हुआ, उस समय छुरी के तत्कालीन जमींदार राघव सिंह वहां आए हुए थे और राघव सिंह ने मराठों के आक्रमण से रतनपुर के किले को सुरक्षा की, बचाने का प्रयास किया और इसी आक्रमण के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा, मराठों के आक्रमण में राघव सिंह की मृत्यु हुई थी और ये राघव सिंह छुरी जमींदारी से संबंधित है। जब मराठों ने किले पर गोलाबारी की तो किले का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है। जब किले का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है तो किले में खलबली मच जाती है और उस समय का राजा रघुनाथ सिंह, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि रघुनाथ सिंह काफी बूढ़ा हो चुका था और रघुनाथ सिंह पुत्र शोक में भी व्याप्त था, अर्थात उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण वह राजकाज में ध्यान नहीं देता था, उदासीन हो गया था। इस कारण रघुनाथ सिंह कलचुरियों की तरफ से कमान नहीं संभाल पाता, ना किसी प्रकार का निर्णय ले पाता है। जब किले में गोलाबारी होती है, किले का कुछ भाग टूट जाता है, तो रघुनाथ सिंह की दो पत्नियां लक्ष्मण कुंवर और पद्म कुंवर ये आपस में सलाह मशवरा करती हैं और फिर ये कंक्लूजन या निर्णय में पहुंचती हैं कि हमें शांति चाहिए। और फिर गोलाबारी के दौरान ही यह किले से खड़े होकर, खिड़की से खड़े होकर श्वेत कलर का ध्वज लहराती हैं। उस श्वेत कलर के या श्वेत रंग के ध्वज का मतलब होता है कि हम शांति चाहते हैं। तत्पश्चात मराठों ने गोलाबारी रोक दी और कलचुरियों से संधि कर ली। इस संधि के मुताबिक कलचुरी अब मराठों के प्रतिनिधि के तौर पर शासन करने लगे। इसी कारण हमने ये पढ़ा था कि मराठों का पहला प्रतिनिधि शासक रघुनाथ सिंह हैं। और जब भास्कर पंत इस किले को छोड़कर जाते हैं,
जब भास्कर पंत रतनपुर किले को छोड़ के जाते हैं तो रघुनाथ सिंह के दरबार पर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं ताकि वह रघुनाथ सिंह के कामकाज को देखे, रघुनाथ सिंह के शासन कार्यों की जानकारी मराठों तक या नागपुर तक पहुंचाए। और उस भास्कर पंत के जो प्रतिनिधि का नाम है उसमें भी इतिहासकारों में मतभेद है। प्यारेलाल गुप्त जी उस प्रतिनिधि का नाम कल्याणगिरी गोसाई बताते हैं और डॉक्टर भगवान सिंह उस प्रतिनिधि का नाम कुलिनगिर बताते हैं। हमें इन दोनों को ध्यान में रखना है और आयोग के प्रश्न के विकल्पों पर भी ध्यान देना है। इन दोनों में से जो सभी आएगा उसको आपको टिक लगाना है। तो भास्कर पंत अपने प्रतिनिधि को छोड़कर चला जाता है। 1744 ईस्वी में भास्कर पंत बंगाल में आक्रमण करने जाता है और छत्तीसगढ़ से होते हुए वो बंगाल ही आक्रमण करने जाता है। एक्चुअल में भास्कर पंत नागपुर से बंगाल आक्रमण उड़ीसा आक्रमण के लिए ही निकला था, लेकिन उसे बीच में ये कलचुरी मिल जाते हैं और वह छत्तीसगढ़ में आक्रमण कर देता है। अगर आपको यह जानना है कि ये भास्कर पंत या मराठों ने छत्तीसगढ़ में आक्रमण क्यों किया, तो उसके बारे में लंबी चौड़ी कहानी आप डॉक्टर राम कुमार बिहार की बुक में पढ़ सकते हैं। वह बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है जो कि यहाँ बताना उचित नहीं लगा है। वह कहानी आपके मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, परंतु प्री की दृष्टि से वह पॉइंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कारण मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। जब भास्कर पंत बंगाल में आक्रमण करने जाता है तो वहां वह अलीवर्दी खां से संधि कर लेता है। 1744 में भास्कर पंत मराठों का सेनापति और बंगाल के अलीवर्दी खां के बीच संधि हो जाता है और इस संधि के पश्चात भास्कर पंत निश्चिंत हो जाता है और निश्चिंत होकर वापसी की तैयारी करता है। वापसी की तैयारी के दौरान वह भास्कर पंत अपनी सेना के साथ एक मनकूटा नामक स्थान पर रुकता है। रात का समय था और खाना वाना खाने के पश्चात उसे बड़ी तेज निंद्रा आती है और वह सोने अपने कमरे में चले जाता है। तत्पश्चात इस अलीवर्दी खां के सैनिक इस भास्कर पंत की हत्या कर देते हैं। अलीवर्दी खां भास्कर पंत को धोखा दे देता है और इस मनकूटा नामक जगह पर भास्कर पंत की हत्या करवा देता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि भास्कर पंत की हत्या मनकूटा नामक स्थान पे हुई थी। भास्कर पंत की मृत्यु के पश्चात रघुनाथ सिंह यह देखता है कि यह कल्याणगिरी गोसाई उसके शासन प्रबंध में बहुत हस्तक्षेप कर रहा है। रघुनाथ सिंह के पास फिर से जब शासन की कमान आती है, थोड़ा सा उसका ताकत बढ़ता है, वह पावर में आता है, तो वह इस कल्याणगिरी गोसाई अर्थात वह प्रतिनिधि जिसे भास्कर पंत कलचुरी के दरबार में छोड़ के गया था, उसको रघुनाथ सिंह गिरफ्तार करा देता है। और जब रघुनाथ सिंह इसकी गिरफ्तारी करता है तो यह संदेश नागपुर पहुंचता है और नागपुर में मराठों का शासक रघु जी उस समय गद्दी पर बैठा था। जब रघु जी को यह बात पता चलती है कि रघुनाथ सिंह ने हमारे प्रतिनिधि को कैद कर लिया है, तो रघु जी वापस रतनपुर पर आक्रमण कर देते हैं और रतनपुर पर आक्रमण करने के पश्चात रघुनाथ को अपदस्थ कर देते हैं, गद्दी से हटा देते हैं, राजा के पद से पदच्युत कर देते हैं और उसके पश्चात मोहन सिंह को राजा बनाते हैं। ये वही मोहन सिंह है जिसके बारे में हमने कलचुरी काल में भी बात की थी। तो रघुनाथ सिंह के पश्चात मोहन सिंह छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रतिनिधि बनकर शासन करता है। तो ये थी मराठों के आक्रमण से लेकर मराठों के गद्दी पर आने तक की कहानी। यदि हम मराठों के शासन को देखें, पूरे कालक्रम को देखें, तो हम मराठों के कालक्रम को कुछ इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष मराठा शासन, जो कि 1741 से 1758 ईस्वी तक चला था,
और प्रत्यक्ष मराठा शासन का तात्पर्य यह है कि राजा रतनपुर पर निवास नहीं करता था, राजा नागपुर पर निवास करता था और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा छत्तीसगढ़ पे शासन करता था। इस समय उसके दो प्रतिनिधि हुए थे, मराठों के दो प्रतिनिधि हुए थे, एक रघुनाथ सिंह और एक मोहन सिंह। तो इस अप्रत्यक्ष मराठा शासन में रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह दोनों कलचुरी वंश के थे, परंतु मराठों के प्रतिनिधि के तौर पर शासन किए। उसके पश्चात प्रत्यक्ष मराठा शासन आता है। प्रत्यक्ष मराठा शासन का तात्पर्य है कि राजा छत्तीसगढ़ में ही रहता था, राजा राजधानी रतनपुर में ही रहता था और राजधानी में रहकर ही नियंत्रण स्थापित करता था। अब प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से 1787 ईस्वी तक चलता है। इस प्रत्यक्ष मराठा शासन के पश्चात छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था आती है। सूबा शासन व्यवस्था 1787 से 1818 ईस्वी तक चलती है। इस सूबा शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा पुनः नागपुर पर निवास करता था और अपने प्रतिनिधि जो सूबेदार कहलाते थे उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन करता था। इस छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रशासन के कार्य थे वह सूबेदार के द्वारा संपन्न किए जाते थे और यहाँ का राजस्व मराठे राजा जो नागपुर में था उनको भेजा जाता था। सूबा शासन व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन आया, जो कि 1818 से 1830 तक चलता था। इस समय मराठा नाम मात्र के राजा थे, परंतु पूरी प्रशासनिक कार्यवाही और शासन संचालन का काम अंग्रेज करते थे। और जब इसके पश्चात वाला कालखंड देखते हैं तो थोड़े समय के लिए फिर से भोसला शासन आता है जो 1830 से 1854 तक चलता है। इस समय अंग्रेज अपने अधीक्षकों को यहाँ से हटा देते हैं और थोड़े समय के लिए भोसलों का फिर से शासन स्थापित हो जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये थे छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का विभाजन। अब हम इस अप्रत्यक्ष मराठा शासन के पश्चात देखते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन। मैं पहले ही बता दिया कि अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत दो शासक हुए जो कलचुरी वंश के थे और मराठों के प्रतिनिधि बनकर कार्य करते थे। वो शासक थे रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। अब प्रत्यक्ष मराठा शासन में आते हैं और इसकी बात करते हैं। क्या होता है, नागपुर का राजा रघुजी भोसले, इनकी मृत्यु हो जाती है और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका पुत्र जो रहता है बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले जो कि नागपुर में ही उस समय निवास करता था, वह छत्तीसगढ़ में पुनः नियंत्रण स्थापित करने हेतु अपने सेनापति पांडुरंग को भेजता है और सेनापति पांडुरंग छत्तीसगढ़ में आक्रमण करते हैं, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर उसके पश्चात बिंबाजी पूरी सेना को लेकर आक्रमण करते हैं और छत्तीसगढ़ के शासन को वह पुनः संभाल लेते हैं। उस समय मोहन सिंह ही छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा था जब बिंबाजी और उसके सेनापति ने यहाँ आक्रमण किया था और मोहन सिंह को पदच्युत करने के पश्चात बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के राजा बनते हैं। बिंबाजी भोसले कुछ समय तक नागपुर में ही राजा बनकर राज कर रहे थे, परंतु उसके पश्चात वो रतनपुर पर आए और अपनी गद्दी संभाली। कुछ दिनों पश्चात बिंबाजी भोसले ने रतनपुर राजा से अपने आप को पृथक कर लिया और छत्तीसगढ़ का राजा घोषित किया। अतः हमें यहाँ से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे। अभी भी इतिहासकारों में यह मतभेद है कि क्या बिंबाजी भोसले शासक थे या बिंबाजी भोसले एक मराठों के प्रतिनिधि ही थे, परंतु हमें इन्हें यहाँ का शासक ही मानकर चलना है, क्योंकि
इन्होंने जिस प्रकार के कल्याण कार्य किए वो छत्तीसगढ़ में एक दयालु राजा ही कर सकता है। अतः हम छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले को ही मानते हैं। अब हम इस बिंबाजी भोसले के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बताया कि बिंबाजी भोसले एक बड़े दिल का राजा था, काफी उदारता पूर्वक शासन किया। इसके पास सहिष्णुता भी थी। ये सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो सभी धर्मों के लोगों को अपने शासन में शामिल किया, सभी धर्मों के लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्य किए। आइए एक एक करके इस बिंबाजी के कार्यों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बिंबाजी ने शासन व्यवस्था में जो जो कार्य किए उनको ध्यान देते हैं। तो सर्वप्रथम बिंबाजी जब रतनपुर पे आए और यहाँ का राजा बना तो उन्होंने देखा कि कलचुरियों के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी उनमें कई खराबियां थी। उन खराबियों को इन्होंने दुरुस्त किया और शासन व्यवस्था को सुचारू बनाया। कलचुरियों के काल में जो राजा की हैसियत थी, औकात थी, वह गिर गई थी, क्योंकि कलचुरियों ने अपने राजा रघुनाथ सिंह को इन भोसलों के सामने, मराठों के सामने एकदम निरीह होते देखा था। उसके पश्चात इस मोहन सिंह को भी मराठों का चरण पर लौटते पोड़ते देखा था। अतः जनता के समक्ष जो इन राजाओं की हैसियत थी, जो इन राजाओं के प्रति सम्मान था, वह सम्मान गिर गया था। तो बिंबाजी भोसले ने शासन व्यवस्था में सुधार करके पुनः वह राजा का सम्मान, प्रभुत्व को अर्जित करा। इसके पश्चात बिंबाजी ने रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की ताकि जनता को न्याय संबंधी कार्य भी आसानी से हो जाए, किसी प्रकार के न्यायिक कार्य में बाधा ना आए। इसी कारण उन्होंने रेगुलर बेसिस पर, नियमित तौर पर रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की। बिंबाजी ने राजस्व पद्धति में भी सुधार किया, टैक्सेशन में भी सुधार किया। बिंबाजी ने किसी भी प्रकार का नया कर नहीं लगाया, उन्होंने पुराने कर में भी सुधार किया। इसके अलावा बिंबाजी ने रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। कलचुरी काल में हमने देखा था कि कलचुरियों का वंश दो भागों में बढ़ जाता है, एक रायपुर में राज करते हैं और एक शाखा रतनपुर पर राज करती है। बिंबाजी के समय रायपुर में भी मराठों का शासन हो गया और बिंबाजी ने रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। अतः बिंबाजी के ही काल से छत्तीसगढ़ का वास्तविक स्वरूप नजर आता है। अब यह राज्य वास्तव में छत्तीसगढ़ बन जाता है। इसके अलावा बिंबाजी ने दो नई जमींदारियों का भी गठन किया था। यह क्वेश्चन आयोग के द्वारा भी आ चुका है। बिंबाजी ने दो जमींदारियां राजनांदगांव व खुज्जी बनवाई थी, जिसे आपको याद रखना है। इसके पश्चात हम बिंबाजी के द्वारा सांस्कृतिक व स्थापत्य के क्षेत्र में किए गए कार्य को देखते हैं। बिंबाजी ने रतनपुर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर, खंडोबा बाबा का मंदिर और राम टेकरी मंदिर का निर्माण किया। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों के लिए मस्जिद का भी निर्माण किया था। ये सभी मंदिर और मस्जिद रतनपुर पर स्थित है। इनके नाम आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा विजयादशमी में जो सोन पत्र देने की शुरुआत हुई, स्वर्ण पत्र देने की शुरुआत हुई, जो रावण मारने के पश्चात हम घर में आते हैं और अपने सगे संबंधियों, दोस्त यारों को सोन पत्र देकर बधाई देते हैं, उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में वास्तव में बिंबाजी भोसले ने ही की थी। इसके अलावा रायपुर में बूढ़ा तालाब के समीप एक रामचंद्र जी का प्रसिद्ध मंदिर है। उस रामचंद्र जी के मंदिर का भी निर्माण इन्हीं बिंबाजी भोसले के द्वारा कराया गया था। इसके अलावा रायपुर का जो प्रसिद्ध दूधाधारी का मठ है, उस दूधाधारी मठ के निर्माण के समय बिंबाजी ने सहयोग प्रदान किया था। याद रखिएगा, निर्माण नहीं किया था,
सहयोग प्रदान किया था, कुछ जमीन थी वह इन्होंने इस दूधाधारी मठ को प्रदान की थी। इसके अलावा इनका एक और कार्य पता चलता है कि तत्कालीन समय महामाया मंदिर रतनपुर के जो पुजारी थे, जिनका नाम पंडित पचकोड़ पांडे था, उनको इन्होंने वार्षिक अनुदान देने की घोषणा की थी। अर्थात एक प्रकार से इनका सैलरी बांधा था कि इनको अब वार्षिक तौर पर वेतन मिलेगा। जब बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किए और यहाँ शासन व्यवस्था को चलाए, तो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अपने साथ नागपुर से कुछ व्यक्तियों को लाए थे। वो व्यक्ति इन बिंबाजी को छत्तीसगढ़ में शासन करने में सुचारू रूप से मदद करते थे। आइए अब हम इन व्यक्तियों के बारे में और उनकी भूमिकाओं के बारे में देखते हैं कि किसने क्या भूमिका निभाई। तो एक थे घोड़ो महादेव, जो कि बिंबाजी के काल के प्रमुख व्यवस्थापक थे। उसके अलावा एक थे कृष्ण भट्ट उपाध्याय। कृष्ण भट्ट उपाध्याय ये राज पंडित थे, अर्थात पुजारी थे। एक थे मसा रिल्हे, यह घोड़ो महादेव का सह सलाहकार था। अर्थात अगर घोड़ो महादेव चीफ सेक्रेटरी था तो समझ जाइए यह घोड़ो महादेव का पीए था। फिर एक आते हैं रामचंद्र बख्शी, यह कीब प्रमुख थे। उसके पश्चात माधव रामचंद्र मजुमदार, ये अकाउंटेंट थे, लेखा का कार्य करते थे। फिर थे कृष्णा जी मोहिते, ये राजस्व का प्रभार संभाले थे, टैक्स कैसे वसूलना है ये सब के बारे का, इस सब की व्यवस्था कृष्णा जी मोहिते के द्वारा की जा रही थी। उसके पश्चात महमूद खां थे जो शासन में थे। कादर खान और नीलू पंडित, वही नीलू पंडित जिसके बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, जो बस्तर में आक्रमण किया था और असफल हुआ था, यह दोनों सेना में भर्ती थे। इसके अलावा एक व्यक्ति महाड़िक था जो कि उप सेनापति के पद पर कार्य करता था। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ व्यक्ति जो कि बिंबाजी भोसले के प्रशासनिक कार्य में सहायता करते थे। इनसे एक बार भी क्वेश्चन अभी तक आयोग के द्वारा नहीं पूछा गया है, फिर भी इन्हें याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है, इस कारण हमने इन पर चर्चा की। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा पूछा गया है, आयोग ने यह पूछा था कि बिंबाजी भोसले के द्वारा मोहम्मद खां तरान को उनकी सेवा के बदले किस किले के 5 गढ़ों को दे दिया गया था। तो उस किले का नाम था मदनगढ़ का किला। बिंबाजी भोसले इस मोहम्मद खां तरान की सेवा से खुश हो गए थे और मदनगढ़ किले के 5 भागों को इनको दे दिया था। बिंबा जी की मृत्यु 1787 ईस्वी में हो जाती है। बिंबा जी की जब मृत्यु हुई तो यह पता चलता है कि उनकी एक पत्नी जिसका नाम उमाबाई था वह सती हो जाती है। तो आपको इस उमाबाई को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। बिंबा जी की पत्नियों के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। वैसे बिंबा जी की 3 पत्नियां हुई थी, एक उमाबाई, एक आनंदीबाई और एक रमाबाई, जिसे आपको याद रखना है। उमाबाई सती हो गई थी, आनंदीबाई बिंबा जी के मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक संरक्षक के तौर पर कार्य की, और एक और नाम रमाबाई भी मिलता है। लेकिन जब हम गढ़ों के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो यदि आप राम कुमार बिहार जी की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ एक स्थान में यह भी जानकारी मिलती है कि बिंबा जी भोसले की 7 रानियां थी जो कि राजनांदगांव से संबंधित हरिदास बैरागी से दीक्षा ली थी या कान फुकवाई थी। तो छत्तीसगढ़ में हम बोलते हैं ना, कान फुकवाई थी, वही दीक्षा थी।
तो एक जगह ये 7 रानियों का भी उल्लेख करता है। तो जब हमारे पास ऐसे बहुत सारी जानकारियां आती हैं तो आयोग के प्रश्न में हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सुटेबल आंसर है और उसके हिसाब से हम अपने आंसर को चूज करेंगे। इसके पश्चात एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है कि जब ब्रिम्बा जी का अंतिम समय था उस समय उन्होंने अपना अधिकतर समय नर्रा नामक जमींदारी पर बिताया। नर्रा एक जगह का नाम है जो मराठों के समय जमींदारी थी। अंतिम समय में बिम्बा जी अपना समय यही व्यतीत करते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक यह भी है कि बिम्बा जी का विभिन्न प्रकार के जो जमींदारी हैं उनसे कैसा संबंध था, तो वह प्री के हिसाब से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसी कारण हमने इस पर चर्चा नहीं की है। अगर आपको वह जानना है तो आप मुझे पिंग करिएगा, मैं आपको अपने जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा कि बिम्बा जी का किस जमींदारी से किस प्रकार का संबंध था। तो मराठों के प्रत्यक्ष शासन काल को हमने आज जाना है और अब हम अपने लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। अब आपका जिम्मेदारी ये बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएं और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर ग्रुप में उसे पूछ लें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।